मंचासीन श्री महेंद्र प्रसाद जी, श्री मेहताब सिंह बल्याण जी, श्री प्रवीण गोयल जी, श्री दीपक वशिष्ठ जी, श्रीमती लक्ष्मी अरविंद वशिष्ठ जी, श्री रत्न कुमार दुबे जी, लक्ष्मी सहगल जी, सामने बैठे सारे विद्वान अधिवक्ता गण प्राय विद्वान होते हैं। अब ये इसलिए अधिवक्ताओं के बीच में बोलना और एक दूसरे अधिवक्ताओं के लिए बड़ा ही कठिन कार्य होता है। फिर भी आज हमने ये जो कार्यक्रम रखा है, कार्यक्रम का विषय आप लोगों तक पहुंचा होगा। विषय ये है स्वभाषा और न्याय। जिस प्रश्न को लेकर के हम आगे बढ़े हैं वो प्रश्न ये है कि न्याय में स्वभाषा का क्या स्थान है। जो न्याय की पूरी प्रक्रिया है वो स्वभाषा में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम से पूर्व में बैठा था, मेरी बहन जी यहाँ थी कोई, वो ये कहती थी जब भाषा को लेकर के हिंदी की हम चर्चा करेंगे तो हिंदी बोलना भी कठिन है, बड़ा मुश्किल है। मैं उस विषय पर आऊंगा, थोड़ी देर में आऊंगा। लेकिन समझने की बात है हम अंग्रेजी कितनी अच्छी बोलते हैं इसका एहसास हम लोगों को जरूर से होना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, हम अगर उसमें अच्छाई और बुराई ढूंढने की चेष्टा करें तो अगर आप लोगों को जानकारी हो, ब्रिटिश की जो इंग्लिश है और अमेरिकन की जो अंग्रेजी है वो दोनों में बड़ा फर्क है। ये प्रश्न स्वाभिमान का है कि मेरी भाषा अच्छी है या बुरी है। ये प्रश्न इस स्वाभिमान का है कि हम अपनी अभिव्यक्ति न्याय के लिए कितना बढ़िया से दे सकते हैं और किस भाषा में दे सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि ब्रिटिशर्स ने अपने यहां 350 साल तक राज किया, बड़ी पुरानी बात है। उस राज से निकलने के लिए इतनी लंबी स्वतंत्रता की लड़ाई चली। वो जब लड़ाई चली तो एक ऐसी स्थिति बनी कि हमें स्वतंत्रता मिलने की संभावना लगी और यह तय हुआ कि संविधान सभा एक बने और संविधान सभा बैठ करके हमारे संविधान का निर्माण करे। स्वतंत्रता से पूर्व की बात है, स्वतंत्रता मिलने से पहले की बात। सारे राष्ट्रभक्त जो उन दिनों थे और बड़े प्रबुद्ध थे, जो राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे थे, वो लोग संविधान सभा के सदस्य बने। तो सारे सदस्य अपने थे, उन्होंने इस संविधान का निर्माण किया। उसके बावजूद भी अंग्रेजी को वर्चस्व दी गई। प्रश्न यहां ये समझने के लिए है कि हम जब स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे और हम जब कह रहे थे कि पूर्ण स्वतंत्रता का मतलब है भारतीय भाषाएं, तो फिर संविधान में अंग्रेजी को यह क्यों दिया गया। मैं आज थोड़ा सा जिक्र करूंगा संविधान सभा के उस डिबेट का जो बड़ा ही ऐतिहासिक था। भाषा विषय पे बहस हो रही थी। 300 सदस्य हमारे संविधान सभा में थे। 3 दिनों तक बहस चली। बहस सिर्फ मूलतः 3 विषयों पे था। भाषा के अंदर में पहला प्रश्न ये था कि भाई अंग्रेजी को जानी चाहिए क्या। आप लोगों को जानकर के खुशी होगी, इसको लेकर के सर्वसहमति थी कि अंग्रेजी जानी चाहिए। अंग्रेजी को रोकने के लिए किसी में कोई उत्कंठा नहीं थी। अंग्रेजी को जाना है ये तय हो चुका था। दिक्कत ये आ रही थी कि 300 साल तक ब्रिटिशर्स हमारे यहां थे। 130 वर्षों तक उन्होंने हमारे ऊपर राज किया था। सारी व्यवस्था अंग्रेजी में बन चुकी थी। रातों रात उसको बदलना मुश्किल पड़ रहा था। तो यह तय हुआ कि भाई अंग्रेजी को आने वाले 15 वर्षों तक हम रखेंगे। 15 वर्ष के बाद उस बीच में हम एक ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि भारतीय भाषा पूर्ण रूप से समृद्ध हो जाए और भारतीय भाषाओं के एक स्थान। जब भाषा की बात चली तो भाषा को वहां 3 भागों में बांट दिया गया। एक संघ की भाषा जिसको लोग राजभाषा भी कहते हैं, जिसको हिंदी बना दी। दूसरा राष्ट्रभाषा की बात आई तो राष्ट्रभाषा के विषय में यह हुआ कि देखिए आपस में मतैक्य कम थे। हमारे जो हिंदी क्षेत्र के लोग थे, अगर यहाँ कोई हिंदी क्षेत्र के लोग हैं, हिंदी के बहुत बड़े प्रेमी हैं, उनके लिए
एक जानकारी होनी चाहिए कि वहां गलती कहां हो गई। इन्होंने बड़ी जोरदार से ये बात कह डाली कि हिंदी से ज्यादा जानने वाले लोगों की संख्या, हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, संविधान सभा में भी इनकी जो है बहुमत है, इसलिए उस अकर के साथ ये सामने आकर के हिंदी को लेकर के आगे बढ़ गए। इस कारण से क्या हुआ, ये कहने के बजाय कि भाई अंग्रेजी को हटाना है, किसी एक भाषा को लाना है, हिंदी से कोई बढ़िया भाषा नहीं है, आप हिंदी को स्वीकार लीजिए, धीरे धीरे सीख लीजिएगा, जैसे पहले अंग्रेजी सीखी थी आगे हिंदी भी सीख लीजिएगा, ये कहने के बजाय वहां लोग ये कहने में लग गए हिंदी सबसे उत्कृष्ट भाषा है, हिंदी के यहाँ पे बहुत सारे समर्थक हैं, बहुमत हमारे पास है, हम बहुमत से हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देंगे और बात यही अटक गई। वो जो वहां अटकी वो बात आज तक अटकी, तो राष्ट्रभाषा हमारा नहीं, उससे बात आगे बढ़ी। उसमें दूसरा पक्ष था न्यायालयों की भाषा क्या, न्यायालयों की भाषा के बारे में आप लोगों को बताएं कि वो वहां उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा को लेकर के विशेष चर्चा थी, क्योंकि स्टेट में, राज्यों के अंदर में जो निचली अदालतें हैं, उसके लिए हम राज्य को वहां संविधान आप देखेंगे राज्य को अधिकार दे दिया गया, लेकिन जो केंद्र के अंदर तो बड़ी जो जिसको हम लोग कहते हैं संवैधानिक न्यायालय है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, उनकी भाषा को लेकर के जब चर्चा चली तो ये तय हुआ कि भाई यहां तो कामकाज भरा विशेष परिस्थितियों में होता है, कानून की परिभाषा अपनी भाषाओं में होता है, तो इसमें अंग्रेजी को बहुत जल्दी हम खत्म नहीं कर सकते। बड़ी लड़ाई हुई इस बात को लेकर के, और जब ये लड़ाई बढ़ी तो उसमें ये व्यवस्था बनी कि कोई बात नहीं है। देखिए समाधान ये है आप लोगों के लिए कि राज्य सरकार अगर चाहे तो राष्ट्रपति महामहिम जी के पूर्वानुमति से वहां का भाषा क्षेत्रीय भाषा कर सकती है। उसमें एक इन्होंने अपवाद डाल दिया, अपवाद ये डाल दिया कि भाई अगर अंग्रेजी के अलावा कोई भाषा आप लेकर के आएंगे, अगर अंग्रेजी के अलावा कोई भाषा लेकर के आएंगे तो आपको उसका अंग्रेजी अनुवाद देना पड़ेगा। 15 साल की व्यवस्था थी, 1950 की ये कहानी है। 1965 में सब कुछ बदल जाना चाहिए था। हम लोग 2018 में आज बैठे, क्या हो गया ऐसा कि 1965 में ये जो संवैधानिक स्थिति थी, जो संविधान व्यवस्था दी गई थी, वो व्यवस्था हम कार्य रूप में नहीं पहुंचा पाए। तो अभी एक भाई साहब तमिलनाडु की चर्चा कर रहे थे। मैं किसी दलगत राजनीति की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात को समझने की दरकार है। यहां पे शुरू से ही भारत में दो वर्ग रहे हैं, दलगत से भी अलग रखते हैं। एक वो वर्ग रहा है जो शासक है। अंग्रेजी आज के दिन में भी कितने लोगों को अगर आती है अच्छी, अगर आप लोगों को जानकारी हो, जनगणना का विषय है, सेंसस इसका होता है, तो आपको जानकारी मिलेगी अंग्रेजी 2 से 2.5% लोग ही ऐसे हैं पूरे भारत वर्ष में, ये मैं जनगणना के आधार पे कह रहा हूं, मेरा कोई व्यक्तिगत आंकड़ा नहीं है, जिनको अंग्रेजी सही ढंग से लिखने, बोलने और पढ़ने आती है। ये 2-2.5% के जो लोग हैं, इनका जो वर्चस्व है, ये उस वर्चस्व के कारण अंग्रेजी को जाने नहीं देना चाहते हैं। अभी बहन उषा जी बता रही थी कि यहाँ एक फौजदारी न्यायालय में कोई अच्छे अधिवक्ता हैं, उनकी दिक्कत ये है उच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये किसी एक व्यक्ति की बात कर रही थी। मैं आपको बता दूं, सहादरा में करकरडुमा न्यायालय में कार्यक्रम था से 3-4 रोज कबल, मैं भी उस कार्यक्रम में था। वहां के बार के प्रेसिडेंट आप सब जानते होंगे, उनका भी इतना ही रोना है कि मुझ में क्या कमी है कि मैं उच्च न्यायालय में उस मजबूती के साथ खड़ा नहीं हो सकता इस 25 साल 30 साल के तजुर्बा के बाद, जो
2 साल 4 साल 5 साल के बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो अंग्रेजी जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये 2-2.5% के जो लोग हैं, ये शासक वर्ग है, इसको समझिए आप। ये व्यवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते। आपकी अंग्रेजी, अगर अंग्रेजी सीख भी लेंगे तो उस योग्य नहीं हो सकती है। फिर वही जो अभी कह रहे थे 5 मिनट पहले, कोई कह रहा था कि हिंदी हमारी कैसी होगी, वो अंग्रेजी का जो एक्सेंट होगा, भाई साहब कुछ देर पहले वो संस्कृत बोलेगा तो वो संस्कृत अंग्रेजी में भी बोलेगा उसको। तो हम आप जब बोलेंगे तो हमारे आपकी भाषा में अंग्रेजियत कम, हिंदुस्तानी ज्यादा होती है। वहां जो अंग्रेजी चाहिए होता है वो 2-2.5% का 1-2.1-2% लोग वो हैं, उनकी अंग्रेजियत चलती है। ये डेमोक्रेसी के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुहिम है। तो डेमोक्रेसी सतह पे तो दिखेगा आपको, आवरण दिखेगा, व्यवहार में वहां दिक्कत आएगी जहां पे 2% लोग पूरे सत्ता का वो हाथ में लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमें उसको तोड़ना है। हम चर्चा ये कर रहे थे कि न्यायालयों में, उच्च न्यायालय में अंग्रेजी जो लाई गई उसके पीछे का साजिश क्या था। 1965 जब आया तो 1965 में संवैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद भी तब्दीली क्यों नहीं आई। उसमें हमने जिक्र तमिल का किया, तमिलनाडु का किया। तो क्या किया इन लोगों ने, तमिलनाडु में जानबूझ करके एक ऐसी राजनीतिक स्थिति पैदा की गई जिस स्थिति के कारण तमिलनाडु में आप लोगों को ध्यान वो होगा, बहुत सारे उन दिनों जो लोग हैं आत्मदाह करने लगे। भाषा का इतना विरोध हुआ कि भाई ठीक है यार, विदेशी भाषा से भी काम चलाएंगे। और उन दिनों राजभाषा कानून बना। राजभाषा कानून में आप लोगों की जानकारी लिए सेक्शन 7 लेकर के आया गया और सेक्शन 7 के अंदर व्यवस्था दी गई कि भाई राज्य सरकार अगर चाहे तो पूर्वानुमति से प्रेसिडेंट महोदय के अपने उच्च न्यायालय में अपनी भाषा, अपने क्षेत्र की भाषा, अपने ऑफिशियल लैंग्वेज को ला सकते हैं। जैसे तमिलनाडु में तमिल लेके आएंगे, केरल में वहां की भाषा लेके आएंगे, गुजरात में गुजराती लेके आएंगे, पश्चिम बंगाल में बंगाली लेकर के आएंगे। ये व्यवस्था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जिसको हम लोग कहते हैं, राजभाषा कानून है वो 1963 का, उसमें व्यवस्था दी गई। अब क्या होता है, आप लोग थोड़ा समझिए, पृष्ठभूमि समझिए, फिर मैं विषय पे आ जाऊंगा। अब क्या होता है, 1965 में आकर के, 63 की ये घटना है, 1965 में आकर के एक मंत्रिमंडलीय स्तर पे, जिसको हम लोग कहते हैं कैबिनेट कमेटी ने बैठ करके, मंत्रिमंडल ने बैठ करके प्रस्ताव पारित किया, कन्वेंशन डेवलप करते। वो क्या कन्वेंशन हो गया जानिए आप लोग। कन्वेंशन ये हो गया कि संविधान में जबकि व्यवस्था बड़ा स्पष्ट है कि आपको न्यायालय से इस विषय में कोई जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उच्च न्यायालय में कोई दूसरी भाषा लाना चाहते हैं तो उससे विपरीत जाकर के कैबिनेट का, मिनिस्टर्स ऑफ जो कैबिनेट है उसका, मंत्रिमंडल का आपस में एक इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया और रेजोल्यूशन ये पास किया, प्रस्ताव ये पास हो गया कि बिना मुख्य न्यायाधीश की पूर्व सहमति के आप किसी भी उच्च न्यायालय में वहां की क्षेत्रीय भाषा लागू नहीं कर सकते। तो क्या हुआ इस पूरी प्रक्रिया में? इस पूरी प्रक्रिया में संविधान का 348(2), राजभाषा कानून का सेक्शन 7 का प्रावधान, उसको पलट करके एक नई व्यवस्था खड़ी कर देगी। भाई उच्च न्यायालय की बात है तो आपको उनसे पूर्व सम्मति लेनी पड़ेगी। और तब से आज तक पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटका, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने प्रस्तावना भेजी कि भाई हमारे राज्य में हमारी भाषा लागू की जाए। चंडीगढ़ भी उसमें था। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति नहीं दी है। संविधान को अलग रख दिया गया, एक्ट को अलग रख दिया गया, कैबिनेट के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया, चीफ जस्टिस को आगे ले आया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और उनके माध्यम से भाषा को पीछे छोड़ दिया गया। हम अपनी बात, हिंदी की बात यहां नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल, गुजरात, चंडीगढ़, कर्नाटका। कम से कम ये 4 राज्य हैं जिन्होंने अपने प्रस्तावना भेजी और प्रस्तावनाओं को छोड़ दिया।
पीछे रखते गए। अभी तक प्रस्तावना वही खड़ा है। इनका कहना है कि आपकी भाषाएं भी उतनी डेवलप नहीं है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं है, आप कैसे करेंगे। इतना ही थोड़ा सा विश्वास मैं जानबूझ के बता रहा हूं, आप लोग समझेंगे सब कानून के हैं, क्योंकि हम लोग को उतना ही पढ़ने का अवसर मिलता है जितना हमारे क्लाइंट कहते हैं पढ़ लो, पैसा देते हैं पढ़ लो, हम लोग उतना नहीं पढ़ते। अगर अभियान से नहीं जुड़ते तो शायद इस विषय को मैं भी नहीं पढ़ता। अब तो क्या है, कहीं जाता हूं तो लोग 10 सवाल पूछते हैं तो तैयारी करके जानी पड़ती है, उस क्रम में पढ़ने का अवसर मिलता है। ये देखिए, ये एक सच्चाई। तो इतना के बावजूद भी हम कहां पहुंचे, तो फिर सरकार को सूझा। सरकार को क्या सूझा, हिंदी को लेकर के मांग बढ़ गई। समझिए थोड़ा सा, हिंदी को लेकर के जब मांग बढ़ी तो सरकार को इसे तो रोकना है। सरकार को ये लगा इसे रोकने की देखिए कैसे साजिश, दोबारा साजिश। एक ये साजिश देख ली, कैबिनेट का रिजोल्यूशन। अब दूसरा साजिश समझाता हूं। दूसरा साजिश ये हो गया कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने क्या किया, एक प्रस्ताव नोट भेज दिया ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी को, और ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी से ये कहने की बात की कि भाई देखो ऐसा है, हम चाहते हैं हिंदी आ जाए, और हिंदी आने के लिए एक काम करना पड़ेगा, आप लोगों को 348 को अमेंड करना पड़ेगा, और 348 को अमेंड करके आपको एक ऐसी व्यवस्था लानी पड़ेगी जिसमें हम हिंदी में सारे अपील डाल सकें। ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस ने एक नोट भेज दिया। तो तय ये हुआ कि भाई अब एक जो है लॉ कमीशन, विधि आयोग से हम इस बात की रिपोर्ट मंगवा लें, उनकी अपनी राय ले। 2008 रिपोर्ट संख्या 216 है। आप उसको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसमें वो सारा जजेस अपने बारे में रो रहे थे, यार हमें तो अंग्रेजी ही आती है, हमें तो कोई दूसरी भाषा आती नहीं है, हम तो शुरू से अंग्रेजी में ही काम करते रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है नहीं, तो तुम लोग हिंदी ले आओ तो बड़ी दिक्कत आएगी। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारा अपना है कानून के अंदर, संविधान का, आप उस पर कहीं न कहीं कुठाराघात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी आम जनता से, आम नागरिक से किसी ढंग का कोई भी सलाह नहीं किया गया। उन सबके उन लोगों से सलाह किया गया जो हमारे एक्स सॉलिसिटर जनरल थे, जो कहीं के बड़ा प्रोमिनेंट लॉयर थे, बड़े जूरिस्ट थे। तो भाई जूरिस्ट से आप जाके पूछेंगे, जिसने जिंदगी भर अंग्रेजी की पढ़ाई की है, कि भाई आपको क्या कहना है, आप हिंदी ले आए क्या? तो मुझे नहीं लगता है कोई जूरिस्ट कहेगा कि आप जो है हिंदी ले आओ। तो ये एक साजिश थी कि लॉ कमीशन से भी एक रिपोर्ट मंगवा ली कि भाई उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी की को स्थापित नहीं किया जा सकता है। अब यहां यह प्रश्न उठता है, इतनी सारी चीजें स्पष्ट है, इतने सारे प्रावधान हैं, विधि आयोग का उसके ऊपर रिपोर्ट है, संविधान मंत्रिमंडल का रिजोल्यूशन है, चीफ जस्टिस का उसके अंदर रिफ्यूजल है, तो ये भारतीय भाषा अभियान क्या कर रही है भाई? तो लोग चर्चा क्या कर रहे हैं? प्रश्न ये है कि हम यहां क्यों खड़े हैं? फिर सिर्फ इसका एक छोटा सा और सरल सा उत्तर है भाई साहब। वो सरल सा उत्तर ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी पहली बात कि जनता को साथ लेकर के कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। क्योंकि जनता के साथ विचार विमर्श नहीं किया गया तो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई जनता को बीच में लेकर के हम आएंगे, जनता के साथ खड़े होंगे, जनता से मिलेंगे और जनता की भावनाओं का कदर करते हुए फिर से व्यवस्था में परिवर्तन लाएंगे। इस संदर्भ में सिर्फ दो बातें और कहूंगा। अभी 2017 में कैबिनेट कमेटी ने कहा, ये सारी घटना इसलिए बताता हूं, हम लोग फैक्ट्स पे चर्चा करेंगे, कानून के विद्यार्थी हैं, वक्त आने पे आप कानून और फैक्ट्स की चर्चा करेंगे तभी आपकी बात किसी को समझ में आएगी। हम लोग किसी प्रबुद्ध वर्ग के यहाँ लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं फैक्ट्स और कानून दोनों की चर्चा बार बार कर रहा हूं। 2017 में कैबिनेट कमेटी ने कहा कि भाई पीछे हमने कह दिया था कि वो जो रिजोल्यूशन 1965 था उसमें तब्दीली ले आओ, कानून में तुम ये लेके आ जाओ, फिर भी अमेंडमेंट करा लो, फिर भी ये व्यवस्था कैसे चल रही है? और तब उसने बड़ा स्पष्ट कहा कि भाई ये तुम लोग जो कहानी बनाते रहते हो बार बार
ये न्यायालय से पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता है, ये पूर्ण रूपेण गलत है। तो वो जो झगड़ा था कि न्यायालय से स्वीकृति चाहिए कि नहीं चाहिए, उसका समाधान इन्होंने दे दिया। उसको लेकर हम लोगों ने बड़ा कार्यक्रम किया था पीछे। और आप लोगों के ध्यान में हो कि उसमें 30 लोग होते हैं, अलग अलग पार्टी के होते हैं। उन दिनों भाजपा का सरकार था, लेकिन इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो आनंद शर्मा जी थे, कांग्रेस के। तो एक स्तर पे आप ये कह सकते हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियां ये चाहती हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं को उच्च न्यायालयों में स्थान मिले। अब कौन नहीं चाहता है, तो आप समझ चुके होंगे। राजनीतिक पार्टियां चाहती है, जनता चाहती है, संविधान चाहता है, कानून चाहता है, तो चाहता कौन नहीं है? हो क्यों नहीं रहा है? वही पेच खोलने के लिए हम लोग आपके सामने खड़े हैं। उसी पेच को खोलना आप लोग सामने खड़े होकर। अब थोड़ा सा उस पेज के लिए ही है कि हम लोग लोगों के पास जा रहे हैं, एक जनभावना जनमानस तैयार कर रहे हैं, एक नए स्तर से व्यवस्था बने इसकी चर्चा कर रहे हैं। जो पिछला 1965 का रिजोल्यूशन है कैबिनेट का, जो नेहरू जी के समय का है, उसमें फेरबदली, उसका पुनर्विचार हो सके, इसकी चर्चा कर रहे हैं। और आशा है जल्दी ही इस पर कोई कार्रवाई हो जाएगी। बीच में इस संदर्भ में आप लोगों की जानकारी के लिए हम लोग प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं, अलग अलग राज्य के राज्यपाल तक पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं, और गति अभियान की काफी आगे निकल चुकी है। अब रही निचली अदालतों की बात। निचली अदालतों में जहां तक दिल्ली का बात है, देखिए निचली अदालतों में जो अदालत की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में राज्य सरकार को अधिकार है कि अपने हिसाब से वो तय कर दे कहां की क्या भाषा है। आप लोग विद्यार्थी हैं, कानून के अधिवक्ता हैं अलग से, हम लोग अधिवक्ता जिंदगी भर छात्र ही होते हैं कानून का, ये हम लोगों के पढ़ने पढ़ाने का पेशा है चूंकि। तो उसमें 137 एक प्रावधान है, 137 सीपीसी, अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो 137 में ये है कि राज्य सरकार ये तय करेगी कि दीवानी न्यायालय में, जिसको लोग सिविल कोर्ट कहते हैं, उसकी भाषा क्या होनी चाहिए। ठीक उसी ढंग से 100, अगर मेरे को सही याद आ रहा है, 277 एक प्रावधान है सीआरपीसी के अंदर, उसमें यह तय करना है राज्य सरकार को कि फौजदारी जो मुकदमे हैं उसकी भाषा क्या होगी। और आप लोगों की जानकारी के लिए, जहां तक दीवानी मुकदमे की बात है, दिल्ली के अंदर में 1906 का एक नोटिफिकेशन है, क्योंकि दिल्ली पहले पंजाब का हिस्सा था, तो पंजाब का हिस्सा था, तो आप दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स अगर पढ़ेंगे, वहां का प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे, तो उसमें एक नोटिफिकेशन 1906 का, जिसके आधार पे आप हिंदी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हम जजेस से मिलते हैं, आज तो संजोग से है कि ऐसी बात है, कोई जज यहाँ है नहीं, जब हम जजेस से मिलते हैं तो जजेस की एक ही शिकायत है कि भाई कानून तो हिंदी के साथ है दिल्ली के अंदर में, लेकिन हमारे जो अधिवक्तागण हैं वो वादी प्रतिवादी को न्याय दिलाने के लिए हिंदी का सहारा नहीं लेते हैं, अंग्रेजी का सहारा लेते हैं। आप अपने हित में दो चीजें तय कर लें। एक तो इस चीज से निकले जो मैं कहूंगा, मुझे लगता है कि अंग्रेजी की लड़ाई में आगे बढ़ने से ज्यादा आसान है अपनी भाषा में बात को रख करके उस लड़ाई को जीतना। मुझे लगता है कि हाँ, इस बात को लेकर के सब लोग सहमत हैं। एक बार मैं आप लोगों से सहमति चाहूंगा, अगर आप इस बात से सहमत है तो हाथ उठा करके समर्थन कर दीजिए। क्या ये, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि अपनी बात को रखना, अपने मैदान में मैदान जीतने के लिए अपने ढंग से लड़ना बड़ा आसान होता है। इससे पहले कि दूसरा के, अब मुझे याद है कि अभी उच्च न्यायालय में लोग जाते हैं, हम लोग भी होते हैं उच्च न्यायालय में, वो बात कहने से पहले उनके पैर कांपते हैं, पसीने छूटते हैं। कोर्ट जब पूछती है कोई सवाल तो 3 बार में समझते हैं और बाद में डांट भी पड़ती है। So counsel, you are not so prepared. What is this? You should have prepared. ये प्रिपरेशन का कोई बात ही नहीं है। उसका बात ये है कि उसकी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है, वो विषय को सबसे ज्यादा समझता है। भाई जिसने निचली अदालत से काम करना शुरू किया, हर स्तर पे वो वकील रहा है, उसको उस विषय का निश्चित रूप से ज्यादा पता होगा।
आप मेरे पास आएंगे उच्च न्यायालय में और 5 साल का मुकदमा लेकर के मुझे 5 मिनट में समझाने, 10 मिनट समझाने की चेष्टा करेंगे, जिस चीज को आपने 5 साल तक लड़ा है, जो लोग निचले रास्ते में काम करते हैं उनके लिए, वो उस बात को ज्यादा समझेंगे, उस फैक्ट्स को ज्यादा समझेंगे, उसके कानून को ज्यादा समझेंगे, वो 5 मिनट वाला वकील समझेगा। ये संभव ही नहीं है। और बारीक है। दिक्कत कहां आती है आपको? दिक्कत ये आती है कि वहां का जो आवो हवा है वो बिल्कुल अलग है। जिस आवो हवा में आप लोगों को लगता है फिट नहीं बैठते हैं, उसके मूल में अंग्रेजी। तो आज के दिन में हमारी लड़ाई ये है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के अंदर में कैसे भी हिंदी को वैकल्पिक तौर पे लाया जाए। जब वैकल्पिक तौर पे कहते हैं तो यहां बैठे हुए सारे बंधुओं को बताऊं, हमारा कहीं से भी ये ध्येय नहीं है कि हम अंग्रेजी को भगा दें। ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। अगर किसी को लगता हो कि अंग्रेजी रहनी चाहिए तो उसको मैं स्पष्ट कर दूं। हम वैकल्पिक व्यवस्था की जब बात करते हैं, ऑप्शन की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आप न्यायालय में जाते हैं तो आपको ये नहीं कि मिस्टर काउंसिल यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इज इंग्लिश, ये सुनना नहीं पड़ेगा आपको। इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, बहुत ज्यादा आप कंफर्टेबल हिंदी में अंग्रेजी में नहीं है, तो यू कैन पुट, आप अपनी बात को हिंदी में रख सकते हैं और आप बड़े ही, आप ये कह सकते अधिकार पूर्वक रख सकते हैं। ये हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई ये है कि जब साक्ष्य लिया जाता है तो साक्ष्य वहां की भाषा। हमारी लड़ाई ये है, अच्छा मैं कभी कभी मैं बोलता हूं और फिर आप लोगों का चेहरा देख रहा हूं कि बात आप तक पहुंच रही कि समोसा ही पहुंच रहे हैं। अगर दोनों तक पहुंच रही तो बहुत अच्छी बात है। और सिर्फ समोसा पहुंच रहा तो हम लोग जैसे उसको विराम भी दे सकते हैं, क्योंकि सब मिलजुल करके ही करना है। ये अभियान है, ये अभियान है और अभियान में हर व्यक्ति को आहुति दूनी है। और आहुति का मतलब ये है कि आप अपने स्तर से निचली अदालतों में बात में विराम देने वाला हूं। मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूंगा, 2-3 करनीय बात बोल करके आगे निकलूंगा। जो करनीय बात है आप लोगों के लिए वो ये है कि आप जब न्यायालय में जाते हैं, जजेस हमसे ये कहते हैं, मैं बताऊं, मैं अभी डिस्ट्रिक्ट करकड़ुआ में था, दोनों ही डिस्ट्रिक्ट जजेस थे। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, हम लोग तो बैठे हुए हैं, आपके ही अधिवक्ता हिंदी में न तो वाद डालते हैं न एप्लीकेशन डालते हैं। भाई ऐसा है, दिल्ली की सरकार यहाँ पे हिंदी चाहती है, दिल्ली की सरकार से लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा है कि हम पायलट कोर्स बना रहे हैं जो पूर्ण रूप से हिंदी में काम करेगा। आप लोग बताओ, आपके यहाँ हिंदी समिति है? अभी बहन उषा जी बता रही थी, आपके ध्यान में आया होगा कि कुछ ऐसी 1-2 कोर्स ऐसे हैं जहां व्यवस्था की गई है हिंदी कंकड़ की। तो आप लोग जब न्यायालय में जाते हैं, अगर आपका मुवक्किल के साथ आपको न्याय करना है तो भाई साक्ष्य के लिए तो कह सकते हैं ये ट्रांसलेटेड वर्जन लिखवाने के बजाय आप हिंदी में ही जो कह रहा है गवाही वैसे लिख लिया करो। ये आपका अधिकार है, ये आप कह सकते हैं। शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए। आप लोग अभियान को, हम लोग अंग्रेजी कलंक है हमारे ऊपर। अगर अपने फॉर फादर्स की चर्चा करें तो मैं अंग्रेजी को आज के दिन में कहता हूं व्यवस्था में उसकी जो जरूरत हो, लेकिन हिंदी शर्म का कारण होना तो समझ नहीं आता। हमारी मां मातृभूमि, मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। हम मां को नहीं छोड़ सकते हैं, मातृभूमि को नहीं छोड़ सकते, मातृभाषा को भी नहीं छोड़ सकते। थोड़ा सा मजबूती दिखाने की दरकार है, थोड़ी सी मजबूती दिखाइए। भाई साहब ने लड़ाई लड़ी, तमिल के लोग थे, अच्छा उनको समझाना है हमें। हम तमिल के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं उनके न्यायालय में। हमारा जो तमिल का प्रांत का काम है वो ये है कि तमिल वहां पे आ जाए, तमिलनाडु का। तो हम झगड़े की बात ही नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि भारतीय संस्कृति जो मौलिक संस्कृति है उसमें ही सारी बातें होनी चाहिए। और मौलिक संस्कृति में भाषा भी एक अभिन्न अंग है। करनीय बात, आप जाएं साक्ष्य के लिए बोलें, वकालतनामा। मुझे लगता है यत्न कुमार जी बैठे हैं, कृष्ण कुमार जी बैठे हैं,
ये करणीय कार्य ये है कि हिंदी वकालतनामा सब डालिए, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। बेल बाउंस हैं, पीएफ की एप्लीकेशंस हैं, वो हिंदी में जाए, करना पड़ेगा। नहीं तो दिल्ली सरकार ने जो एफर्ट्स लिए हैं, जो पैसे लिए हैं, हम लोगों के मेहनत से जो काम शुरू हुआ, आप लोगों के सहयोग से जो काम शुरू हुआ, वो काम रुक जाएगा। हम चाहते हैं कि आने वाले पीढ़ी को आप कह सकिए कि देखो भाई, जब हिंदी को हम स्थापित हो रही थी तो व्यवस्था का अंग हम भी थे। दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई हमने भी लड़ी, ये दूसरी स्वतंत्रता की लड़ाई है। अंग्रेज को भगा दिए, अब अपनी भाषा को स्थापित करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग धैर्यपूर्वक सुने, हम सब अधिवक्ता बंधु हैं, हो सकता है मुझसे बोलते हुए कुछ त्रुटि रही होगी, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।